सुदेश मन ही मन सोचने लग जाता है, जीजा जी को भक्षानर के बारे में कैसे पता। सुदेश दिलीप से पूछने ही जा रहा था कि दिलीप आखिर भक्षानर के बारे में कैसे जानता है। उससे पहले ही दिलीप कंचन से पूछने लगता है, कंचन जी, आपको भक्षानर के बारे में कैसे पता। कंचन अकड़ते हुए कहती है, तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैं किसकी सेविका हूँ। मैं मायाधारी की सेविका हूँ और गुरु माँ ने मुझे उस यक्षिणी के बारे में सब कुछ बताया है। सब कुछ पता होगा तभी तो उसे मार पाऊंगी। गुरु माँ ने मुझे ऐसे ही यहाँ पर नहीं भेजा है। दिलीप और सुदेश कुछ नहीं पूछते हैं, चुप बैठे रहते हैं। ड्रेसिंग टेबल पर ही वो काली पोटली रखी हुई थी जिसे कंचन अपने साथ लेकर आई थी। कंचन उस काली पोटली को उठाते हुए कहती है, अब देर मत करो, 3 बजे से पहले उस यक्षिणी को खत्म करना है। पूजा विधि आरंभ करनी होगी। मैंने तुम्हें जिस कमरे के बारे में बताया था वो कहाँ है। दिलीप झट से कहता है, चलिए मैं अभी ले चलता हूँ आपको उस कमरे में। सुदेश मन ही मन दिलीप को घूरते हुए सोचने लग जाता है, जरा मैं भी तो देखूं वो कौन सा कमरा है जहाँ पर भगवान की एक तस्वीर तक नहीं है। आज तक मुझे तो ऐसा कोई सा कमरा नहीं दिखा। कंचन और सुदेश दिलीप के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। रात होने की वजह से हवेली में सब सो गए थे। दिलीप कंचन और सुदेश को हवेली के सबसे नीचे वाले कमरे के अंदर ले जाता है। उस कमरे के अंदर लाइट नहीं थी। काफी सामान अस्त व्यस्त तरीके से बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से वो कमरा बंद था। सुदेश मन ही मन सोचने लग जाता है कि जीजा जी कंचन जी को इस कमरे के अंदर क्यों लेकर आ गए। कितनी धूल है इस कमरे के अंदर। कंचन जी यहाँ पर कैसे पूजा करेगी। दिलीप सुदेश और कंचन को उसी कमरे के अंदर ले आया था जहाँ से तहखाने का रास्ता जाता था। कुछ ही देर में वो लोग तहखाने के अंदर घुस जाते हैं। जब वो लोग तहखाने के अंदर घुसते हैं तो सुदेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि हवेली के अंदर एक ऐसी भी जगह थी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। तहखाने के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था जिस कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए सुदेश अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करने लग जाता है। उसका मोबाइल का टॉर्च ऑन तो हो जाता है पर वो बार बार बंद चालू हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था और देखते ही देखते उसका मोबाइल बंद हो जाता है। सुदेश अपने मोबाइल को चालू करने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे ये मेरे मोबाइल को क्या हो गया, कहीं बैटरी तो नहीं चली गई। पर इसे तो मैं फुल चार्ज करके आया था। सुदेश कुछ और सोच पाता उससे पहले ही दिलीप बोलता है, तेरा मोबाइल यहाँ पर नहीं चलने वाला। ऐसी चीजें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाती हैं। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, पर फिर कंचन जी इस अंधेरे में कैसे पूजा विधि करेगी। अंधेरे में तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। पूजा करना तो दूर की बात रही। दिलीप पकड़ते हुए कहता है, उसका इंतजाम है यहाँ पर। तुझे इस चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तू बस अपना मुंह बंद करके खड़ा रहे, समझा। दिलीप से कुछ दूरी पर ही मशाल थी। दिलीप जैसे तैसे वहां पर पहुंचता है और उन मशाल को जला देता है। सुदेश मन ही मन सोचने लग जाता है, जीजा जी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी यहाँ पर बहुत बार आए हैं। पर इससे पहले मुझे जीजा जी ने इस तहखाने के बारे में क्यों नहीं बताया। लगता है जीजा जी को बहुत कुछ पता है इस हवेली के बारे में। कंचन अपने कदम तहखाने में आगे बढ़ाने लग जाती है और तहखाने को चारों तरफ से देखने लग जाती है। दिलीप अपने आप पर अभिमान करते हुए कहता है, ये वैसा ही तहखाना है कंचन जी जैसा कमरा आपको चाहिए था। यहाँ की आवाजें ना ही बाहर जाती हैं और ना ही बाहर की आवाजें अंदर आती हैं। कंचन कुछ जवाब नहीं देती है बल्कि उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर अमोदिता और रजनी बैठकर जादू टोना किया करती थी। कर्ण पिशाचनी साधना करने के बाद रजनी और अमोदिता ने पहले ही तहखाने की सफाई कर दी थी, जिससे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वहां पर कोई सी साधना करी गई थी। पर कंचन के पास जादुई शक्तियां थी। वो जैसे ही फर्श पर बैठती है, उसे छूती है, उसे एहसास हो जाता है कि वहां पर कुछ न कुछ तो जरूर किया गया था। कंचन फर्श को छूते हुए कहती है, इस जगह पर तो पूजा विधि और जल्दी संपन्न होगी क्योंकि इसमें पहले से ही काली शक्तियां निहित हैं। यहाँ पर काली शक्तियां प्रबल हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर किसी बहुत बड़ी काली शक्ति को बुलाया गया था। तुम्हारे घर में कोई टोना टोटका करता है क्या। सुदेश हंसते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं। भला हमारे घर में कौन टोना टोटका करेगा। हमारे घर में तो सभी बहुत आस्तिक लोग हैं। कंचन गुस्सा होते हुए कहती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे घर में कोई ना कोई तो टोना टोटका जरूर करता है। दिलीप सुदेश का साथ देते हुए कहता है, कंचन जी हो सकता है कि आपको ऐसी अनुभूति इसलिए हो रही हो क्योंकि ये तहखाना पहले एक अघोरी का था। वो ही अपने काले जादू यहाँ पर किया करता था। कंचन दिलीप की बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि कोई ना कोई तो जरूर दिलीप के घर में जादू टोना करने वाला था, पर उसे देर हो रही थी इसलिए वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती है और पूजा विधि आरंभ कर देती है।
कंचन उसी जगह पर पालकी मारकर बैठ जाती है। कंचन एक मंत्र पढ़ते हुए शमशान से लाई गई राख से स्टार बनाने लग जाती है। कंचन स्टार बनाते हुए मंत्र पढ़ती है, ओम हिंग वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि करी करी फट स्वाहा। राख से स्टार बनाने के बाद कंचन उस काली पोटली को खोलने लग जाती है जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। सुदेश और दिलीप दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो दोनों भी देखना चाहते थे कि आखिर उस पोटली के अंदर ऐसा क्या था जिसकी मदद से कंचन यक्षिणी को मारने वाली थी। जब कंचन पोटली खोलती है तो उसके अंदर से एक खोपड़ी निकालती है। वो खोपड़ी किसी इंसान की खोपड़ी थी जिसके नुकीले दांत अभी भी पैने थे। वो खोपड़ी आम खोपड़ियों की तरह नहीं थी, काफी भयानक थी, जैसे किसी शैतान की हो। कंचन उस खोपड़ी को स्टार के एकदम बीचों बीच रख देती है। कंचन चाकू से अपने हाथ की हथेली पर खरोच लगाते हुए कहती है, मायाधारी की काया में, मायाधारी की माया में, मेरा कोई क्या बिगाड़े जब मैं हूँ मायाधारी की छाया में। कंचन के हाथ की हथेली से खून निकलने लग जाता है। कंचन अपना खून उस खोपड़ी के सिर पर लगाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने खून से खोपड़ी का अभिषेक कर रही हो। ये सब करने के बाद कंचन ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और मन ही मन मंत्रों का जाप करने लग जाती है। दिलीप और सुदेश चुपचाप उसे ये सब करते हुए देखने लग जाते हैं। एक तरफ कंचन ने पूजा विधि आरंभ कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमोदिता और रजनी युग पर नया टोना करने के लिए तहखाने की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी। अमोदिता अपने कदम तहखाने की ओर बढ़ाते हुए कहती है, माँ, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन में बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज हमें तहखाने के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, ये बहाने बंद कर नालायक लड़की। मैं सब समझती हूँ तेरा ये नाटक। तुझे नींद आ रही है इसलिए ऐसा बोल रही है ना तू। अमोदिता झट से बोलती है, नहीं नहीं माँ, सच में पता नहीं क्यों बस मैं आज तहखाने नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है तहखाने जाने में। रजनी अमोदिता का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे अपने मन को काबू में रख। तहखाना तो अपना ही है, तुझे तो उससे प्यार होना चाहिए। आखिर वही तो युग को तेरे पास लाने में तेरी मदद कर रहा है। ये बता, तुझे युग को पाना है या नहीं? अगर ऐसे ही डरती रही तो युग को अपने वश में कैसे करेगी? रजनी अच्छे से जानती थी कि अमोदिता के अंदर का डर कैसे भगाना था। आखिर युग के ही तो नाम पर रजनी अमोदिता से गलत काम कराते जा रही थी। रजनी की बातों से अमोदिता के अंदर विश्वास पैदा हो जाता है और वो उसी कमरे के अंदर घुस जाती है जहां से तहखाने के अंदर जाते थे। इस तरफ कंचन लगातार मंत्र पढ़ती जा रही थी और सुदेश और दिलीप अपनी नजरें उस पर गड़ाए हुए थे। दिलीप अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए मन ही मन कहता है, 12:15 बज गए पर ये कंचन की अभी तक पूजा संपन्न क्यों नहीं हुई? ये यक्षिणी को मार भी पाएगी या नहीं? दिलीप यही सोच सोच कर घबराए जा रहा था। सुदेश तो जब से तहखाने के अंदर घुसा था वो तहखाने को ही ताके जा रहा था। उसके अंदर रखी एक एक चीज को बड़ी गौर से देख रहा था। कंचन लगातार मंत्र ही पढ़े जा रही थी कि तभी उसके सामने जो खोपड़ी रखी हुई थी उसके दांत अपने आप किटकिटाने लग जाते हैं। दांत किटकिटाने की आवाज सुनकर कंचन मंत्र पढ़ना बंद कर देती है। खोपड़ी के दांत किटकिटाने की आवाज तहखाने के अंदर गूंजने लग गई थी। कंचन धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, खोपड़ी की आंखों में से लाल रोशनी निकलने लग जाती है और तहखाने के अंदर फैलने लग जाती है। ये सब देखकर कंचन तो खुश हो जाती है, पर सुदेश और दिलीप डर के मारे कांपने लग गए थे। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस खोपड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान आ गई हो। वो खोपड़ी बार बार राइट लेफ्ट मुड़ रही थी और अपने दांत बचाए जा रही थी। कंचन धीरे से उस खोपड़ी को अपने हाथ में उठाती है और उस खोपड़ी के सिर को सहलाने लग जाती है। वो उस खोपड़ी का सिर ऐसे सहला रही थी जैसे कोई अपने बच्चे का सिर सहलाता है। कंचन हंसते हुए कहती है, अब होगा आमना सामना एक जादूगरनी और यक्षिणी का। देखती हूँ वो यक्षिणी मुझसे कैसे बचती है। इतना कहकर कंचन अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। कंचन को खुश होता हुआ देख दिलीप और भी खुश होने लग जाते हैं। उन्हें विश्वास होने लग जाता है कि कंचन यक्षिणी को जरूर मार देगी। कंचन ने अभी 2-3 कदम ही तहखाने के अंदर बढ़ाए थे कि तभी वो रुक जाती है और भारी आवाज में कहती है, कोई आ रहा है? दिलीप बिचकते हुए कहता है, कोई आ रहा है पर कौन? इस तहखाने में कौन आ सकता है? तहखाने के बारे में तो बस मुझे पता है और किसी को नहीं। किसी के कदमों की आहट और तेज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी तरफ ही अपने कदम बढ़ा रहा था। तहखाने के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। कदमों की आहट सुनाई दे ही रही थी, तभी अचानक आहट सुनाई देना बंद हो जाती है। कंचन खोपड़ी के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, वो दोनों वापस जा रहे हैं। सुदेश धीरे से पूछता है, कौन दोनों?
कंचन कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि फुर्ती के साथ अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाने लग जाती है। सुदेश और दिलीप भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगते हैं। जब वो लोग तहखाने के ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऊपर वाले कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। वो लोग अपने आसपास देखते हैं पर उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखता है। दिलीप अपने आसपास देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। कंचन भी अपने आसपास देखते हुए जवाब देती है, वो थे पर लगता है चले गए। मैं बाद में बता दूंगी कि वो कौन है जो टोना करते हैं। पहले उसे तो मार दूं जिसे मारने आई हूँ। जल्दी चलो रोंका मुझा घाट। वो तीनों रोंका मुझा घाट जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो तीनों उस कमरे से बाहर जाते हैं, कमरे के अंदर रखे सोफे और पर्दे के पीछे से अमोदिता और रजनी बाहर आ जाते हैं। दोनों की सांसें फूल गई थीं, दोनों हांफे जा रही थी। अमोदिता गहरी सांस लेकर कहती, अच्छा हुआ माँ तुमने पहले ही उनकी बातें सुन ली और हम यहाँ ऊपर आकर छुप गए, वरना हमारा खेल तो यहीं पर खत्म हो जाता। रजनी अपने भवे ऊपर करते हुए कहती है, ऐसे कैसे खेल खत्म हो जाता? अगर वो कंचन जादूगरनी है तो मैं भी तो एक सौदाइन हूँ, और सौदाइन इतनी आसानी से नहीं फंसती है। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई है मुदिता। कैसी बात माँ? यही कि इस कंचन को हमारे ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? तहखाने के बारे में तो बस हम दोनों को पता है ना। पता नहीं माँ, अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है। माँ, हो सकता है कि जिस तरह तुम्हें इस तहखाने का रास्ता सपने में दिखा था, वैसे ही किसी और जरिए से कंचन को पता चल गया हो। तुमने ही तो कहा था इस तहखाने का रास्ता उसे अपने आप दिख जाता है जिसे इसकी जरूरत होती है। कहा था, पर इस तहखाने का रास्ता इतनी आसानी से भी पता नहीं चलता है। कुछ और ही बात है, घर में कोई है जिसे इस तहखाने के बारे में पहले से पता है। अमोदिता बात को बदलते हुए कहती है, माँ, इन सब चीजों का पता बाद में लगा लेंगे, पहले जल्दी तहखाने के अंदर चलो टोना करने। रजनी अमोदिता को मना करते हुए कहती है, नहीं, हम आज टोना नहीं कर सकते। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, पर क्यों माँ? रजनी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि अभी तहखाने में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हो सकता है कंचन ने कोई सा मंत्र जाल बिछाया हो तहखाने में, जिससे जैसे ही हम वहां पर जाएं उसे पता चल जाए। अमोदिता फटाक से पूछती है, तो फिर कब जाएंगे माँ हम तहखाने में? रजनी तहखाने की ओर देखते हुए कहती है, रुक जा, रुक जा एक दो दिन। अभी ये कंचन गई है ना रोंका मुचा घाट, हो सकता है कि आज या तो उसका आखिरी दिन हो या फिर यक्षिणी का। सदियों से है पुरानी